Hello, good morning, everyone. Myself, Chin Thakur Jaiswal, and I'm welcoming you Saurabh Sir classes. Dear friends, हम लोग कर रहे हैं सीरीज अपना जो 2023 का एक पेपर सॉल्व किया है हम लोगों ने उसी की सीरीज को कंटिन्यूशन में डाल रहे हैं। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 1 2 3 मैप पॉइंटिंग वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार वो क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। So let's start today's class. Welcome everyone. आई थिंक ऑडिबल है। ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, ये पार्ट 5 है। ठीक है, बाकी जितने भी पार्ट 4 है वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। तो एक बार वो सब देख लीजिएगा क्योंकि सारे आंसर का जो एनालिसिस है वो अच्छे वे में किया गया है। मतलब इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू राइट योर आंसर्स। ठीक है, जिन्होंने एग्जामिनेशन दे दिया है वो तो एनालाइज कर लेंगे, और जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन ये था, फोर्थ क्वेश्चन है। ए बी सी ऑप्शन है तो हम लोग सारे ऑप्शन जो ए बी सी है तीनों करेंगे। आपके पास तो चॉइस होगा कि आप तीनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालाइज द टेनेंट्स स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे वो नेट एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, चाहे फिर रेलवेज कर रहे हो। तो यूपीएससी तो मतलब जब आप यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक तो मतलब आपने किया ही किया होगा। सिंपल आंसर है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। पूछा गया टेनेंट्स यानी कि सिग्निफिकेंस पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंस है, इम्पैक्ट है वो पूछा गया है। स्प्रेड पूछा गया, कैसे फैला, इम्पैक्ट कैसे प्रभाव था इसका, ये सारी चीजें हम लोग को एनालाइज करनी है। अब डिपेंड ये कर रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया है अगर इजी तो फिर हम लोगों को 20 मार्क्स का है ये। ठीक है ना? इसको लिखना कुछ इस ढंग से होता है कि इजीली नंबर भी मिल जाए और अच्छा मतलब एक परफेक्ट आंसर भी हो जाए। तो जो अच्छा भी लगे, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंटेबल हो, इस तरह का आंसर होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कौन से टाइम पीरियड का है। 7 to 12th सेंचुरी का है। वैसे तो रिलीजियस मूवमेंट जो है, भक्ति मूवमेंट जो है, वो आपका 15th और 16th सेंचुरी में भी होता रहा है। बट उसका अगर हम कहें स्टार्टिंग पॉइंट तो 7th सेंचुरी से उसका हम लोग स्टार्टिंग समझते हैं। और जो आपका आंसर होगा वो मतलब पैटर्न्स जो होंगे उसके वही पैटर्न है कि पहले आप की पॉइंट्स उसके देंगे। ठीक है, फिर उसका जो बॉडी होगा उसमें इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वो देंगे, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन होगा। ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आपको अपने आंसर को मोस्टली न्यूट्रल रखना है। आंसर जब भी आप देंगे तो अपने आंसर में से ही लाइन पिक्स करके एंड देन यू एंडिंग विद दी व्हाट शुड आई से, इट्स अ परफेक्ट आंसर अगर आप उसको उसी में से कंक्लूड करते हैं। मतलब अपनी तरफ से आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देना है पर्टिकुलरली, ये बात याद रखना है। ठीक है। तो हम टेनेट्स देखते हैं। जो सिग्निफिकेंस है भक्ति मूवमेंट का क्या है। एक तो भक्ति मूवमेंट का मतलब क्या था? क्या ये मतलब बिल्कुल वैसे था जैसे पहले के समय में जो आडंबर चले आ रहे थे, बिल्कुल वो चीज थी? तो नहीं, ये वो नहीं था। इससे ये समझ में आ रहा है कि भक्ति मूवमेंट का मतलब था भक्ति, सिर्फ भक्ति। किसके लिए भक्ति? प्योर लव टू गॉड। ठीक है, प्योर लव टू गॉड। उसमें कोई भी आपको किसी भी तरह का आडंबर नहीं चाहिए, बहुत बड़े हवन यज्ञ वो सब नहीं चाहिए। आपके मन में आपकी डेटी, आपके भगवान के प्रति श्रद्धा है, पूरे मन से है, तो वो है आपकी भक्ति। तो इस चीज को और अच्छा से समझाने के लिए उस समय कुछ इंपॉर्टेंट कल्स आए थे। ठीक है, कौन कौन से थे? एक तो अलवर थे 7th सेंचुरी में, जो साउथ, हम लोग साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ये सब का डेवलपमेंट देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो साउथ इंडिया में 7th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे तो आपको अलवर मिलते हैं और नैनर मिलते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, आई एम डैम श्योर। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आज जरूर देख लीजिएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो उस टाइम पीरियड में क्या है कि जो अलवर्स है, ठीक है, तो वो विष्णु भक्त हैं, और जो नयनर है वो आपके
शैवा भक्त। तो अलवर जो है वो दिव्य प्रबंधन नाम का एक, बहुत सारा, वैसे 4,000 के लगभग इनकी पोयम्स है। तो पोयम्स में ये भक्ति की बात कर रहे हैं, प्योर लव की बात कर रहे हैं, और उस सारी जो पोयम्स है उनको एक बुक में इन्होंने संकलित कर दिया जिसका नाम दिव्य प्रबंधन दिया है। ठीक है। और जो ऐसी नैनाज है उन्होंने तेवाराम का उसमें सारा संकलित किया हुआ है, जिनमें इन्होंने सिर्फ किस तरह से भक्ति की जा सकती है, क्या होती है, वो सब बातें इन्होंने की है, मेंशन की है। तो इम्पोर्टेंस क्या रही है, इन्होंने रिजेक्शन किया है। ठीक है। पर्सनल डिटी की डिवोशन की बात की है कि आप पूरे मन से, श्रद्धा से, आप अगर किसी को चाह रहे हैं भगवान को, तो बस वही भक्ति है। रिचुअल्स जितने होते हैं जो बहुत समय से चले आ रहे हैं उनका रिजेक्शन इन्होंने किया है। जिसमें कास्ट बेस्ड जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा था, जातिगत भेदभाव में पूजा पाठ के हिसाब से होता था कि उच्च जाति के वर्ण हैं तो वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे, लोअर जाति के अंदर एंटर भी नहीं करेंगे, ये सारी जितनी भी बातें थी, जितने भी इस तरह के रिचुअल से, उसको रिजेक्ट किया उन्होंने। मंदिर के अंदर छोटी जात के जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे, ठीक है ना, इन सब के वो अगेंस्ट थे। तो यूनिवर्सलिज्म और यूनिवर्सलिज्म और इंक्लूसिविटी, तो उन्होंने अपनी भक्ति को एक नया ट्रेंड दिया, कास्ट और क्रीड का, जिसमें कोई नामो निशान नहीं था, और उन्होंने सब तरह के लोगों को, सब जाति वर्ग के लोगों को वेलकम किया। सबको इक्वालिटी दिया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मैं कह सकती हूँ भक्ति मूवमेंट का था। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या उन्होंने किया। उन्होंने कंडेम्ड किया पहले तो सोशल एविल्स को। जो सोशल एविल्स, जो समाज में उस समय सारी कुरीतियां फैली हुई थी, उनको कंडेम्ड कर दिया। ठीक है। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, और सबको इक्वल उन्होंने कहा कि हमें ट्रीट करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। और इन सारी बातों को वो कैसे कहते थे, रीजनल लैंग्वेज यूज करते थे। सबसे बेस्ट जो उन्होंने शुरुआत की थी वो रीजनल लैंग्वेज की शुरुआत से थी। क्योंकि आपको पता होगा कि एंशियंट जो टेक्स्ट हैं वो मोस्टली या तो आपको संस्कृत लैंग्वेज में मिलते हैं या प्राकृतिक लैंग्वेज में भी कुछ कुछ टेक्स्ट मिलते हैं, बट जो उस समय के रीजनल लोग थे वो जो भाषा बोलते थे, आम बोले जाने वाली जो बातें थी, वो उसको समझ ही नहीं आता था टेक्स्ट, है ना, लोगों को। तो इसलिए जो रिलीजियस ये वाले भक्ति मूवमेंट्स के जो हमारे सेक्ट हुए हैं, इन्होंने रीजनल लैंग्वेज को यूज किया है। ठीक है। और पोइट्री में पिरो पिरो के, म्यूजिक देके, गाते हुए, नाचते हुए, और ये सारे स्वरूप में उन्होंने भक्ति की सही परिभाषा को लोगों के सामने रखा है। ठीक है। तो इससे जो उनका प्रभाव था और ज्यादा आगे बढ़ता गया। इससे इम्पेक्ट हुआ लिटरेचर में भी। बहुत सारी किताबें, लिटरेचर जो है इस बारे में छपा गया। और जब किसी भी नए बिलीफ को स्प्रेड किया जाता है तो वो आम जनता तक बहुत अच्छे से पहुंच जाता है। ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम देखेंगे स्प्रेड। हमने उसका टेनेट्स देख लिया, क्या इंपॉर्टेंस था, सिग्निफिकेंस क्या था, वो सब समझ में आ गया। अब हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट का फैलाव। ठीक है। लाखों जनता है ना, और लाखों जनता में से एक बार ऐसा हो रहा है, एक वर्ग के ऊपर, एक वर्ग है ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण वर्ग जो है वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है सबको, एक टाइम ऐसा चल रहा है। ठीक है। और जब इस तरह से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया है तो वो कॉमन लोगों को जोड़ जोड़ रहा है आपस में, मतलब वो सारे पीपल्स को जो है आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इससे बहुत हेल्प होगा। ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट का जो स्प्रेड अगर आप ज्योग्राफिकल देखेंगे, तो ज्योग्राफिकल वे में आप देखेंगे 7th सेंचुरी से स्टार्ट होते होते जब 15th 16th सेंचुरी तक भारत के हर हिस्से में कोई ना कोई आपको जो रिफॉर्मर है, जो भक्ति सेंट है, वो मिलते हैं। ठीक है। जैसे आपको गुरु नानक देव जी मिलते हैं, पंजाब साइड में मिलते हैं, सूरदास जी है, मीराबाई जी है, दादू दयाल है, तुकाराम है, तो महाराष्ट्र में भी है। फिर आपके वेस्ट बंगाल में चैतन्य महाप्रभु है, आसाम में आपके शंकर देवा है, आदि शंकराचार्य है। तो इन सारे अगर आप इनको देखेंगे, अलवर है, और आपके नयनार हैं जिसमें अपार, संबदर, सुंदरार। अच्छा, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि भारत में 7th सेंचुरी से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा 16th सेंचुरी तक लगभग पूरे भारत में भक्ति मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा फला फूला। ठीक है। तो ये तो ज्योग्राफिकल डेसिमिनेशन हो गया भक्ति मूवमेंट्स भारत के
हर एक पार्ट में आगे बढ़ रहा था, ठीक है। कुछ लोग नॉर्थ में इन्हें संत ट्रेडिशन कहते थे और साउथ में तो अलवर और नैनार के नाम से ये लोग जाने ही जा रहे थे। अच्छा, रीजनल रीजनल वेरिएशन पॉइंट अगर हम देते तो उसमें क्या लिखते हैं कि हर तरह के सेंट है, फिलोसोफर है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये लोग हर कास्ट से जुड़े हुए हैं। मतलब लो कास्ट से भी आए हुए सेंट हैं तो उनका भी उतना ही रिस्पेक्ट है, कोई हाई कास्ट का है तो उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है। तो भक्ति मूवमेंट एकदम सभी को इक्वल लेके चल रहा है, और ये इक्वालिटी जो है बहुत पॉजिटिव जो है एटमोसफियर इंडिया में उस समय बना रही है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में, अपने अपने एरिया में जो सेंट है उन्होंने पॉपुलराइज किया विद लोकल लैंग्वेज, और जो कल्चरल रेफरेंस था उन सबको समन्वय करते हुए, उन सबको साथ लेते हुए चलकर भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। कॉमन लोग जुड़े उससे, तो इसी वजह से पर्टिकुलर किसी के अंडर नहीं रह गया, ठीक है। ये था स्प्रेड का पॉइंट। उसके बाद आप इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो जब हम देख ही रहे हैं कि भक्ति मूवमेंट से जब स्टार्टिंग हुई है तो इक्वालिटी को अगर उन्होंने बेस बना दिया कि सब इक्वल है, ठीक है। और भक्ति क्या है? ट्रू लव फॉर गॉड है, ट्रू लव फॉर गॉड, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी आ, ये कह सकते हैं किसी भी तरह का कोई आडंबर नहीं है। बस आपको निश्चल प्रेम है आपकी भगवान के लिए। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सोशल इक्वालिटी, ठीक है, और रिफॉर्मेशन भी आएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका यानी बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है अब वो एक ऐसे रास्ते पे चल रहा है जहाँ पे अच्छाई ही सिर्फ देखी जा रही है, पॉजिटिवनेस देखी जा रही है। तो पीछे के जो आडंबर है उनको एकदम सोशल एबिल्स जो है उनके अगेंस्ट अब आवाज उठ रही है। तो इससे रिफॉर्मेशन आता है ना। तो भक्ति चैलेंज द कास्ट सिस्टम, सबसे पहले कास्ट सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया बहुत सारी बातों को प्रूव करके, यहाँ तक कि उन्होंने वेदों का सहारा भी लिया, उसको भी ट्रांसलेट करके अपने अपने लोकल लैंग्वेज में उन्होंने सबको सुनाया कि जब हमारे वेदों में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है तो फिर क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्यों इस तरह का मतलब जो है बातें फैलाई जा रही है। तो इससे एडवोकेट होते हैं सोशल इक्वालिटी, और इससे लीडिंग टू अ ग्रेटर इंक्लूसिविटी, ठीक है। आगे एक समाज, एक सभ्य समाज के लिए एक रूपता जो होनी चाहिए वो रिलीजियस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट साबित होता है। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। कल्चरल रेनेसांस होता है, सांस्कृतिक भी पुनरुद्धार हो रहा है। कैसे? एक पुनर्जागरण का समय हो गया है। इंस्पायर्ड करता है कि डिवोशनल लिटरेचर कैसा होना चाहिए, पोइट्री में ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है, बट वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप लोग? क्या और भी कोई ऑप्शन है, या सिर्फ वो हवन करवाएंगे तो ही पूजा होगा, या बड़े बड़े पूजा पाठ करवाएंगे लोगों को, बहुत बड़ा भोज करवाएंगे तभी क्या पूजा संपन्न होगा? क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है, इस बात को प्रूफ करते हैं हमारे ये जो भक्ति सेंट है, ठीक है ना। बहुत सारे लाइवली एग्जाम्पल ले लेकर, मतलब कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होकर जुड़ते हैं, ठीक है जी। तो म्यूजिक है, और वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब जो जहाँ के सेंट है उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। जैसे गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने गुरुमुखी में बोला है। वैसे ही आपको ब्रिज भाषा में डेवलप हुए हमारे कालिदास जी, उन्होंने बहुत सारी बातों में लिखा है। फिर हमारे महाराष्ट्र से तुकाराम है, तो उन्होंने मराठी लैंग्वेज में अपनी बातों को आगे बढ़ाया। तो अपने विचारधाराओं को अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस में उन्होंने आगे बढ़ाकर भक्ति का एक नया स्वरूप दिया। मीराबाई जी हैं, ठीक है, जो राजस्थानी मारवाड़ी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा हुआ है, जो कविताएं लिखी जो बहुत पॉपुलर हुई हैं। तो इससे क्या होता है, भारत का जो कल्चर है उसे और इनरिचमेंट मिल रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल कल्चर, अब इंटीग्रेशन तो होगा ही। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो फिर इंटीग्रेट कैसे? लेकिन भक्ति सेंट में भक्ति भावना एक इस तरह का यूनिक पाथ बनाता है कि सब एक दूसरे से कनेक्ट होते होते चले जाते हैं। तो दैट वाज इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल कल्चर, बिकॉज ऑल कल्चर्स वर ऑन द सेम पाथ, एक ही पाथ पे है, सब लोग ईश्वर को एक ही पाथ से देख रहे हैं। इसीलिए भक्ति कंट्रीब्यूटेड टू द कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया, और इससे इंटीग्रेशन एक बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। तो ये इसका इम्पैक्ट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट फॉर लेटर मूवमेंट्स, सेवेंथ सेंचुरी, ठीक है। सेवेंथ सेंचुरी से आपकी भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है साउथ इंडिया से,
बिकॉज साउथ में उस समय जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं वो ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा सुपीरियर पद पे चल रहे हैं। राजा के बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो ब्राह्मणों का है, और वो अपने टेक्स्ट जो है पूरे अपनी लैंग्वेज में उनके लिखे हुए हैं, तो वो अ, उसको किसी को भी मतलब एक होता है ना, लैंग्वेज अगर बैरियर होगा तो हम समझेंगे कैसे। तो ब्राह्मण को बुलाया, हाँ पूजा पाठ कर रहे हैं ब्राह्मण, अपनी ही लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो लोकल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन है समाज में पूरा। तो उसी समय पे अलवर और नैनार जो है वो अपनी भक्ति का एक नया स्वरूप लेके आएंगे, और उनके बाद ये भक्ति मूवमेंट बढ़ते बढ़ते कैटलिस्ट होगा लेटर मूवमेंट्स के लिए। इसीलिए जो 15 और 16 सेंचुरी में भी आपको भक्ति के इतने ज्यादा रेवोल्यूशंस दिखते हैं, इतने मूवमेंट्स दिखते हैं, तो ये बहुत बड़ा हेल्प होता है। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट लेड द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर सब्सिक्वेंट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मेंट। जैसे सिखिज्म आता है, संत जो है संत मत ट्रेडिशन आता है, सिख गुरु बहुत सारे आते हैं। इस तरह से इस आंसर को आप लोग पूरा लिख सकते हैं। सारे पॉइंट्स इजी इजी पॉइंट्स है जिसमें आप मेंशन करेंगे। अच्छा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आंसर लिखते समय आपको इस तरह से भी लिखना है कि वो बहुत ज्यादा इस तरह ना हो जाए कि डायलॉग बाजी लगे, इस तरह के आपको आंसर से बचना है। आपको आंसर बहुत ही सटीक भाषा में और बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ देना है। ठीक है, कंक्लूजन में द सेम थिंग व्हिच आई एम टेलिंग अर्लियर ऑल्सो, कि आपको कंक्लूड करना है बट ऑन द न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। कैसे? जैसे भक्ति मूवमेंट वॉज द रेवोल्यूशनरी फोर्स that transformed that transformed the religious landscape of medieval India. It tenets of devotion, rejection of hierarchies and inclusivity left. देखो ये पूरे कंक्लूजन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये सारी बातें आंसर से बस उठाए हुए शब्द हैं। इसमें कुछ भी स्टेटमेंट मेरी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज इफ आई एम गिविंग अ यूपीएससी लेवल एग्जामिनेशन, सो आई हैव टू कीप दैट माइंड कि भाई मुझे कुछ भी अपनी तरफ से कुछ एडिशन अभी नहीं देना है, बिकॉज दिस इज हिस्ट्री। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कनेक्ट जोड़ देना है जिसका बाद में कोई रेफरेंस ना मिल सके। ओके, तो मैं न्यूट्रल रहूंगी तो ज्यादा मेरे लिए बेटर रहेगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द चोलास बिकेम मोर रिफाइंड एंड ग्रैंडियोज एज कंपेयर टू द अर्ली साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल। टेम्पल आर्किटेक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसको अच्छे से पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। आज मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि इसी क्लास में आपको एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक को लेकर वो जरूर क्लेरिफाई कर सकूं। अदरवाइज आई मेक अनदर वीडियो ऑल्सो। तो हिस्ट्री का जो है सेपरेट सेपरेट वीडियोस इन टॉपिक्स में मैं जरूर बनाऊंगी। चलो, आज बहरहाल देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। टेम्पल आर्किटेक्चर का पूछा गया है, लेकिन कहाँ का? चोलास का तो पूछा ही गया है। ठीक है, कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना, कंपेयर किया गया है किससे? अर्ली साउथ इंडियन टेम्पल से। ठीक है, यानी चोला पीरियड हम लोग सब जानते हैं, बहुत मंदिर बने, बहुत सब कुछ बना, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अर्ली साउथ इंडियन में जो टेम्पल्स थे उनका कैसा स्टाइल था और कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम दोनों स्ट्रक्चर्स को। तो चोलास जो है 19th 9th टू 30th सेंचुरी तक डेवलप होते हैं। चोलास का वैसे तो जो टाइम पीरियड है उससे पहले का भी है, बट रूलिंग इसका जो टाइम पीरियड है दो में डिवाइडेड है, दो अलग अलग पीरियड है। ठीक है, बट अभी हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला वाला टाइम पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है एब्सोल्युटली, बिकॉज जाइंट टेम्पल, बहुत सुंदर टेम्पल, द ग्रैंड टेम्पल वी कैन से। तो चोला टेम्पल, चोला सच टाइप ऑफ डिनेस्टी हैज मेड अ वेरी फबुलस काइंड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो फटाफट उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये स्टाइल जो है ओवर टाइम बिकमिंग मोर रिफाइंड एंड ग्रैंडियस, यही हमें पढ़ना है कि मंदिर तो पहले भी बन रहे हैं, अर्ली साउथ टाइम में भी बन रहे हैं, चोला से पहले भी मंदिर बन रहे हैं और भी राजाओं ने बनाए हैं। कैसे लेकिन डिफरेंस हो रहा है चोला पीरियड्स में कैसे डिफरेंस हो रहे हैं। तो हम देखते हैं द्रविड़ स्टाइल के मंदिर हैं, ये तो हमें पता है, अर्ली साउथ इंडियन में भी द्रविड़ स्टाइल का मंदिर बनता है। तो उसमें हम क्या टॉपिक ला सकते हैं कि एक तो केव टाइप का मंदिर, केव आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा उस समय चल रहा है। केव जो है वो मंदिर चल रहे हैं जिसमें नेचुरल कार्विंग आपको मिलेगी, कार्व्ड जो है नेचुरल उसमें मिलते हैं, पत्थरों के ऊपर कार्विंग है, जिस तरह से कुछ पिक्चर्स के साथ शेयर कर लेते हैं।
जैसे आप यहाँ देखेंगे ये महाबलीपुरम, जिसे मामल्लापुरम भी कहा जाता है। और ये मामल्लापुरम जो शहर है इसके बारे में आई थिंक पेरिप्लस ऑफ द एड्रियन सी में भी मेंशन है, और काफी बुक्स में इस जो ये सिटी है इसके लिए मेंशन किया गया है। तो महाबलीपुरम आपका पल्लवास टाइम पीरियड पे बनाया गया है। पल्लवास जो रूलर्स हैं उनके टाइम पीरियड में बना हुआ है। इस मंदिर में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये केव है, और केव में पत्थरों में तो कार्व किया गया है, ठीक है। ऐसे अंदर में पिलर्स है, और जो आपकी डेटी है वो यहाँ पर आपको नजर आते हैं, अंदर वॉल में नजर आते हैं। तो इस तरह का पहले जो है आर्किटेक्चर चल रहा है, टेम्पल आर्किटेक्चर चल रहा है। फिर आप अगर ये जो रथ वाला देखते हैं, रथ वाला में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपके 5 अलग-अलग रथ नज़र आएँगे महाबलीपुरम में। यहाँ पर आप टेम्पल इंडिविजुअल एक टेम्पल की शुरुआत तो देख रहे हैं, ठीक है? शुरुआत हो गई है, लेकिन उस टाइप के टेम्पल आपके नहीं हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे कि जो पल्लवास रूलर्स हैं, दे वर मेकिंग द टेम्पल एज़ वेल, बट उनका और चोलास टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको और अच्छे से क्लियर करते हुए हम पढ़ेंगे। चोला जब वो बनाते हैं मंदिर तो वो मोनोलिथिक टेम्पल बना रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या बात हुई है? मोनोलिथिक टेम्पल बना रहे हैं, यानी कि इससे पहले तक ये जो रथ है, ये जो रथ वाला है, जैसे पांड्यास जो बना रहे हैं, जो रथ टेम्पल पांड्यास के बनाए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रॉक कट करते हैं, है ना? वो रॉक कट कर रहे हैं और बिल्डिंग फ्री उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एक फ्री बिल्डिंग स्टैंडिंग स्टार्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पल्लवास ने तो केव के अंदर बनाया, बट यहाँ पर फ्री बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है। ये स्टार्ट इन्होंने कर दिया है, लेकिन उस तरह के अभी मंदिर फिलहाल नहीं आए, जो जाइंट मंदिर है वो नहीं आए। स्क्वायर शेप आ गई है, स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर शेप आ गई है, रेक्टेंगुलर भी आ गई है, रेक्टेंगुलर आ गई। जैसे भीमा का जो रथ है वो अलग शेप का है, और पांचाली रथ यानी जो रथ है वो अलग है, अर्जुन का रथ अलग है। तो सबके रथ जो है अलग अलग शेप के हैं, पिरामिड शेप भी किसी किसी में नजर आ रही है। अब जब चोला की बात करते हैं, तो चोला के जो मंदिर है वो मोनोलिथिक टेम्पल है, यानी कि अपने आप में पूरा स्ट्रक्चर पत्थर का बना हुआ है, और उन्होंने कार्विंग की है सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन पर। मोनोलिथिक मीन्स दैट नो वर्क ऑन अ सिंगल स्टोन और समथिंग। तो उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की इंजीनियरिंग यूज की है, वी कैन से दैट इज अ मार्वल वर्क। और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो है आपका वो बृहदेश्वरा टेम्पल का मिलता है, जो थंजावुर सिटी में है, ठीक है। आप इस टेम्पल को, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने रखती हूँ तो देखो, ये जितने भी आपको ये सर्कल नजर आ रहे हैं, ये श्राइन्स है, यहाँ पर अलग अलग भगवानों को बिठाया गया है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग भगवानों को बिठाया गया। मंदिर देखिए कितने रिफाइंड हो गए हैं, मंदिर बहुत रिफाइंड तरीके से बनाए गए हैं, चारों तरफ बॉर्डर है, फिर आपका एंट्रेंस है, ये सब है। ये सब मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। जो यहाँ पर ये सब दिया है, श्राइन्स है, मतलब यहाँ पर एक अलग अलग टेम्पल की भगवान की मूर्तियां रखी हुई है बेसिकली, अगर हम देखें। और अगर मैं कहूँ कि आर्किटेक्चर कैसा होता था, तो देखो ये है एंट्रेंस, मंदिर का एंट्रेंस है यहाँ से, ये एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस हो गया आपका गोपुरम, ठीक है। एंट्रेंस हो गया आपका गोपुरम। फिर हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके यहाँ पे नंदी है, फिर यहाँ पे ये वाला जो एरिया हो गया आपका, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया सीढ़ी चढ़कर ये एरिया, ये हो गया आपका मंडप, ठीक है। ये है मंडप। और थोड़ा क्लियर करके मैं नीचे बता देती हूँ। सपोज ये है आपका टेम्पल का एंट्रेंस, आई एम नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट, ठीक है। ये आपका गोपुरम है एंट्रेंस पे। यहाँ से हम एंटर करके अंदर जाते हैं, अंदर जाके थोड़ा सा स्टेयर चढ़ते हैं, और उसके बाद फिर से एक स्ट्रक्चर है जहां पर अंदर पिलर है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका मंडप, ठीक है। ये आपका मंडप है। उसके बाद फिर हम थोड़ा और अंदर जाएंगे तो मेन जो टेम्पल शुरू हो रहा है, मेन जो स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान की मूर्ति है, जहां पर भगवान की मूर्ति है वो आप क्या हो गया, गर्भगृह, गर्भगृह हो गया, ठीक है। ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये आपका विमान है, ठीक है। ये आपका विमान है जो हाइट ऊपर जा रही है।
और सबसे ऊपर ये आपका हो गया शिखर। तो ये पूरा जो डिजाइनिंग है आपको द्रविड़ स्टाइल टेम्पल में, ये चोलास मंदिर में मिल रहा है। चोलास टेम्पल के आर्किटेक्चर में बहुत ही बारीकी से सारे काम किए गए हैं। टेम्पल इतना खूबसूरत बने हैं। और ये देखिए इस तरह के कितना बारीकी वाले काम है, ये देखिए। और ये है आपका सबसे ऊपर शिखर पे जो रखा गया है। अच्छा, ये स्टोन इतना हैवी है, किस तरह से ऊपर आता है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे अगर पॉइंट में लिखेंगे तो हम कहेंगे रिफाइंड आर्टिस्टिक एलिमेंट यूज हुए हैं। ठीक है, इंट्रिकेट स्कल्पचर्स है, यानी कि बहुत डिटेल्ड और लाइफ लाइक स्कल्पचर्स है। अगर आप इसमें देखेंगे बिल्डिंग में, ये अगर आप इसको जूम करके देखते हैं तो आप पाएंगे बहुत ही ज्यादा, ये देखिए ये सारा वर्क जो आप पाते हैं, बहुत ही फाइन काम किया गया है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर तो इतना क्लियर काम जो है आपका, ये आपको चोला जो स्ट्रक्चर है टेम्पल है उसमें मिल रहा है। फिर दूसरा आपको ब्रॉन्ज कास्टिंग के भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिला है, और वो है आपका नटराज का ये जो स्टेचू है। ठीक है, मेटेलिक स्टेचू का स्टार्टिंग आपको बहुत टाइम पहले से भी मिल रहा है, लेकिन जो परफेक्शन बनाई गई है वो आपको चोलास पीरियड में ही देखने को मिल रही है। तो इससे ये सारे को आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो कि जो इंजीनियरिंग मार्वल है चोलास टेम्पल जो है, ठीक है, इसके एडवांसमेंट में आप लिखोगे कि रिमार्केबल इंजीनियरिंग यूज की गई है, चाहे वो स्किल हो या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसका, या फिर वाटर मैनेजमेंट है, या फिर ड्रेनेज है। टेम्पल के अंदर आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, ड्रेनेज से लेकर वाटर से लेकर, एक पॉन्ड दिया जाता है, एक सरोवर भी होता है इस मंदिर में। तो ये सारे फीचर्स को लेकर हम लोग अर्ली टेम्पल और लेटर चोला जो टेम्पल है उसमें इजीली हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। और कंक्लूड पार्ट में आपका फिर से हम क्या सिंपल सा लिखेंगे, अंडर द चोलास टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया रीच्ड न्यू हाइट्स ऑफ रिफाइनमेंट एंड ग्रैंडियोसिटी। यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में ना, तो इसलिए हम लोग कंक्लूजन में ये पॉइंट जरूर ऐड करेंगे। Their innovative techniques, intricate sculptures, engineering prose left a lasting legacy in the form of some of the most iconic and enduring temple in India. ठीक है, तो यहाँ अगर आपको अपने आंसर को कंक्लूड कर देना है, बताओ समझ में आया? क्लियर ना? बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करो। देखो, आंसर आप लिखो, आंसर लिखने में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका स्पेसिफिकेशन परफेक्ट होना चाहिए, आपकी नॉलेज, आपके एनहेंस नॉलेज उसमें दिखनी चाहिए, बिकॉज यूपीएससी जो चेक कर रहे हैं पेपर, उनको बहुत नॉलेज है। ठीक है, वो तुरंत आपके रिटर्न पैटर्न से समझ जाते हैं कि हाँ भाई, दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर दैट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन और नॉट। सो व्हाइल यू राइटिंग योर आंसर, कुछ कुछ पॉइंट्स को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना स्ट्रेंज क्वेश्चन है, मैं ये कह सकती हूँ, कुछ स्ट्रेंज है, कुछ अजीब क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तो आ, कुछ गड़बड़ है, या कुछ अलग क्वेश्चन हो गया है। क्योंकि इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं आपसे कि इज इट करेक्ट टू से दैट द पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज रिमार्केबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रिलीजियस कल्ट्स इन इंडिया। देखो, ये जो रिलीजियस कल्ट्स बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे कल्ट की जगह पर सेक्ट होता तो इट वुड बी मच बेटर, कि ये क्वेश्चन और ज्यादा बेटर हो जाता। बट यहाँ पर कल्ट मेंशन कर दिया गया है, तो कल्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती है। बट स्टिल हम लोग इस आंसर को फिर भी थोड़ा पॉजिटिव वे में लिखने की कोशिश करेंगे। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें कुछ चीजें याद रखनी है। एक तो गुप्ता पीरियड के बाद जो पूरी डिनेस्टी है, जब उसका डिक्लाइन हो गया है, तो बहुत सारे आसपास में जो अलग अलग किंगडम है वो बढ़ रहे हैं, वो आ गए हैं, ग्रुप हो गया है, बहुत सारे राजा अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ चुके हैं। तो यानी कि हर एक का डिफरेंट डिफरेंट कुछ रिलीजियस पाथ होगा, उसका फॉलोअर्स होंगे। उस समय बुद्धिज्म भी था। ठीक है, बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, और हिंदुइज्म तो है ही। ठीक है, यानी कोई शैवा को मानते हैं, कोई भगवान विष्णु को मानते हैं। तो ये सारी चीजें उस समय चल रही है पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो ये जो डाइवर्सिफाई रिलीजियस सेक्ट्स है, इन सबको हम किस तरह से लिखेंगे? ठीक है, पहले हेट्रोजेनिटी देख लेते हैं। भक्ति मूवमेंट जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में डेवलप हुआ, ये तो हम पहले वाले क्वेश्चन में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। सबकी अपनी पर्सनल अब एक डिवोशन हो चुका है, डेटी चुन ली गई है। ठीक है,
अब हर एरिया का, जो वो आपके सामने मैंने मैप दिखाया, अब हर एरिया में एक पर्सनल डेटी है। सब अपनी अपनी डेटी को फॉलो कर रहे हैं। अलवर जो अपने भगवान के मतलब विष्णु भगवान को फॉलो कर रहे हैं। नैनर जो अपने ईश्वर यानी शैवा को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे मतलब सेक्ट्स जो हैं वहां पर डेवलप हो चुके हैं। बुद्धिज्म का डाउनफॉल चल रहा है उस समय, ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म खुद ग्रुप्स में बढ़ चुका है, हीनयान महायाना में। और अब तांत्रिक ट्रेडिशन का भी एंट्रेंस हो गया है, ठीक है। तो जो बुद्धिज्म ने, हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिज्म ने अपना पॉपुलैरिटी जो था ना, उसको लूज कर दिया। पॉपुलैरिटी उसने क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, ठीक है। तो और जैनिज्म भी जो है वो कहाँ तक बंद के रह गया, जैनिज्म अब सिर्फ जो ट्रेडर्स वगैरह ग्रुप है वो उन तक रह गया है, ठीक है, ट्रेडर्स तक रह गया है। तो इस तरह से जो धर्म है वो अलग अलग स्वरूप में होता जा रहा है, क्योंकि बुद्धिज्म एक टाइम पर बहुत ज्यादा डेवलप था। मॉडर्न पीरियड्स में बुद्धिज्म बहुत ज्यादा डेवलप था। क्या कारण था, बुद्धिज्म ने इतनी जल्दी पे इतना लॉस्ट कैसे हो गया, क्योंकि ऑल ओवर भारत में था। अशोका ने भी बहुत ज्यादा इसको फेमस करने के लिए धम्मघोष और बहुत सारी चीजें की हैं। फिर क्या हो गया, हुआ था सबसे बड़ा हुनास अटैक, ठीक है ना। हम स्कंदगुप्ता के पीरियड में पढ़ रहे थे कि हुनास अटैक बहुत कंटिन्यूशन में था। तो ये बात और है कि स्कंदगुप्ता वो सक्सेसफुल टू अवॉइड दैट हुना अटैक्स, उनको डिफीट भी कर दिया। बट आफ्टर स्कंदगुप्ता उनके जाने के बाद हुनास का कंटिन्यू जो है वो अटैक इंडिया पे होता जा रहा है, और वो बुद्धास को, उनके जितने मठ बने हुए उन सबको कंटिन्यू तोड़ते रहे। बुद्धिस्ट जो आपके गुरु थे उनको मारते रहे। तो इस तरह से बुद्धिस्ट जो है अब इंडिया से लगभग गायब ही हो रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी भी अब कम होती जा रही थी। फिर गुप्ता ट्रेडिशन में ऐसा हुआ, जो वहाँ के रूलर्स हैं वो खुद भी जो है वो वैष्णव भक्त भी हैं, वो शिवा भक्त भी हैं। तो वापस जो है वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से भी बुद्धिज्म जो है वो थोड़ा लेस पॉपुलर हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे शैवा सेक्ट आ चुके हैं, शैवा सेक्ट आ गए हैं। फिर विष्णु सेक्ट आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्ट जो है वो डेवलप कर रहे हैं। सबके अपने अपने डेटीज हो गए ना, भक्ति मूवमेंट हो गया है। तो सब अपने अपने भक्ति में आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हर्षवर्धन जो है वो शैव थे, शैवा भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बुद्धिज्म के लिए काफी कुछ किया। तो जो डोमिनेंट हम लोग कहेंगे कि एक रिलीजन था, तो एक रिलीजन उस टाइम पीरियड में है ही नहीं। यही तो हमने पढ़ना है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में बहुत अलग अलग ट्रेडिशंस है, बहुत अलग अलग रिलीजियस सेक्ट है, और अलग अलग पंथ होते जा रहे हैं। तो उसके बारे में हमसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है। फिर सिंक्रेटिज्म पढ़ेंगे, रीजनल वेरिएशंस का। तो पीरियड सॉ द ब्लेंडिंग ऑफ वेरियस, दैट्स द सेम थिंग व्हिच आई एम जस्ट टेलिंग ना, कि ब्लेंडिंग हो गया, बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज उस समय जिनका ब्लेंड आपको इस पीरियड में मिलता है, मिश्रित आपको सारी चीजें मिलेंगी। इससे क्या होता है, कुछ नए तरह के ट्रेडिशन बन जाएंगे, जो वे मध्यम मार्ग की तरफ जाएंगे। मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, अच्छा ये पंथ ये कह रहा है तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसे कर रहे हैं हम ऐसे, तो कुछ नए ट्रेडिशन स्टार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। रीजनल अडेप्टेशन, डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया सॉ द इमर्जेंस ऑफ यूनिक रिलीजियस प्रैक्टिस। पहले क्या होता था कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ब्राह्मणों के पीछे पीछे फॉलो लोग करते थे, वो जिस तरह से कहते थे उस तरह से पूजा पाठ चल रहा था। लेकिन अब जब भक्ति संत आ गए हैं तो उन्होंने भक्ति की परिभाषा को चेंज कर दिया है। तो बहुत सारे अलग अलग सेक्ट आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग पंथ आ गए हैं। तो इससे रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस है, सेक्ट्स है, वो रिफ्लेक्ट होंगे लोकल कल्चर पे, उससे इन्फ्लुएंस भी पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ये पढ़ लिया। फिर इम्पेक्ट क्या है सोसाइटी पर और कल्चर पर, भाई कल्चर फ्लरिशिंग होगा, क्योंकि अब बहुत सारे रास्ते हैं। लोग अपने मन से किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने मन से वो किसी भी डेटी को पूजा कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफाई करेगा रिलीजियस मूवमेंट्स को। और कंट्रीब्यूशन इससे क्या होगा, रिच कल्चर, रिच लिटरेचर आएगा। बिकॉज अगर नॉलेज इन्हांस होती है तो ऑब्वियसली आप डेवलपमेंट ही करते हैं, ठीक है। तो आपको रिच लिटरेचर मिलेगा, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। स्पिरिचुअल जो इथॉस है उस टाइम का, जो स्पिरिचुअल इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीजें आपको ब्लेंड वो नजर आता है। सोशल रिफॉर्म्स बिल्कुल बिल्कुल होंगे, सोशल रिफॉर्म्स, क्योंकि भक्ति मूवमेंट्स में सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट रही है वो क्या रही है, आपकी यूनिटी रही है, इक्वालिटी रही है।
फिर आपको ट्रू लव और गॉड रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको कास्टिज़्म से अलग करती हैं, किसी भी तरह के भेदभाव से अलग करती हैं। तो इससे सोशल रिफॉर्म्स होगा, है ना? ट्रेडिशनल जो हायरार्कीज़ है, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, वो सारी चेंज होंगी, उन सबको हटा दिया जाएगा। लीगेसी इन्फ्लुएंस, लीगेसी कैसे? जैसे बहुत सारे रिलीजियस कल्ट जो हैं, मूवमेंट जो हैं, वो बहुत लंबे समय तक उनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है? रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ इंडिया पे विद सम इन्वॉल्विंग इनटू मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। जब से शुरुआत है बहुत सारे किंगडम्स का आना, अलग-अलग डिनेस्टीज का आना और उसके बाद उनकी अलग-अलग विचारधाराएँ, फिर रिलीजियस, इन सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस इंडिया के लेटर रिलीजियस जो पोस्ट गुप्ता पीरियड तक आते-आते, उससे पहले अलग-अलग डिनेस्टीज जो कंट्रोल कर चुकी हैं इंडिया पे, उन सब का इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो कंक्लूजन में हम लोग इसको क्या लिखते हैं? द पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज इंडीड अ रिमार्केबल फॉर द proliferations of religious cults and movements. Of course बिल्कुल है, क्योंकि आपको बहुत सारे अब सोशल रिफॉर्म्स अगर देखने को मिलते हैं, तो कॉज अगर आप देखेंगे तो रूट कॉज में आपको मिलेगा दीज भक्ति सेंट्स और दीज भक्ति मूवमेंट्स, ठीक है? तो दिस डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूशन टू अ डायनेमिक रिलीजियस लैंडस्केप with each movement leaving a distinct imprint on the culture, social, religious fabric of ancient India. ये क्वेश्चन पे ना यूपीएससी ने ना बहुत मतलब ट्रिकी कर दिया इस क्वेश्चन को। कैसे ट्रिकी कर दिया? अगर मैं सिर्फ कल्ट की बात करूंगी, तो कल्ट का तो मतलब ये क्वेश्चन ही कुछ अलग हो जाएगा, है ना? कल्ट में तो बहुत चीजें आती है, तांत्रिक वाली चीजें आ जाएंगी, आपका बहुत सारा भक्ति के पॉइंट्स अलग अलग आ जाएंगे। बट जहां तक मुझे लग रहा है वो सेक्ट पूछना चाह रहे होंगे, तो बहुत तरह के रिलीजियस सेक्ट इस टाइम पर थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। बहरहाल इस टॉपिक पे और भी ज्यादा हम लोग जो है क्लियर करके बात तभी कर सकते हैं व्हेन यूपीएससी विल गिव देयर ओन आंसर्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है? सो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड विल मीट सून विद क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको करने हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू, विल मीट सून, बाय बाय।